बच्चों, आज हम करेंगे कोल्ड वॉर एरा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, ये ऑलरेडी हम नोट्स में समझ चुके हैं। क्यूबा जो है एक एली था सोवियत यूनियन का, और उससे वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प लेता था। अप्रैल 1961 में जो यूएसएसआर के लीडर थे, उन्हें ये टेंशन होने लग गई कि यूएस से जो है वो क्यूबा पे इन्वेड कर सकते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को हटा सकते हैं। इसीलिए यूएसएसआर के सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस बना देंगे, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स इंस्टॉल कर दी। यूएस जो है वो अब इस बेस के डायरेक्ट कंट्रोल में था, इन वेपन्स के डायरेक्ट रेंज में था, और इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर किया अमेरिकन वारशिप को कि जो भी सोवियत शिप्स क्यूबा की तरफ जा रही है उन्हें वो रोके, इंटरसेप्ट करें। ये एक तरह से वार्निंग थी यूएसएसआर को, और सोवियत यूनियन जो है उसके बाद स्लो डाउन हो गई और वापस चली भी गई। इसी को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द सुपर पावर्स मेक स्मॉलर स्टेट्स देयर एलीज। जो स्मॉलर स्टेट्स थी उनको सुपर पावर ने अपनी एली क्यों बनाया था, उससे उनको क्या बेनिफिट था? तो आंसर है, सुपर पावर ने उनको एली इसलिए बनाया था क्योंकि ताकि उनको वहाँ से जो है इम्पोर्टेंट वाइटल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, मिनरल्स, ये सब मिल सके। दूसरा, उनको एक टेरिटरी मिल गई थी उन सुपर पावर्स को जहाँ से वो अपने वेपन्स लॉन्च कर सकते थे। तीसरा, जो लोकेशंस थी उनसे वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सकते थे। फोर्थ है, मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था उनसे। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना। ये हमने पढ़ा था पहले कि यूएसएसआर जो है वो चाहता था कि कम्युनिज़म का जो आइडिया है वो स्प्रेड करे। यूएस सपोर्ट करता था आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये भी हमने नोट्स में पढ़ लिया था। दोनों ही यूएसएसआर और यूएस, उनको पता था कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो दोनों ही साइड पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर कोई एक साइड जीत भी गई फिर भी दोनों ही साइड का नुकसान होगा। अगर कोई एक दूसरी साइड पे अटैक करे या फिर उनके न्यूक्लियर वेपन डिसेबल भी कर दे, तब भी उनके पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएंगे डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए। इसी को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप वीडियो को पॉज कर साथ साथ नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, आर्म्स कंट्रोल वॉज सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो राइट 2 ट्रीटीज साइन बाय यूएस एंड यूएसएसआर। तो आर्म्स कंट्रोल उस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, इसको एक्सप्लेन करो। और उन दोनों के बीच में यूएस और यूएसएसआर ने कौन सी 2 ट्रीटीज साइन करी थी वो बताओ। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों ही यूएस और यूएसएसआर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे न्यूक्लियर वेपन से। दोनों ही बहुत सारा स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे इन केस अगर लड़ाई हो तो। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि सामने वाली साइड पे इतने वेपन्स है तो इतने हमारे पास होने चाहिए उनसे ज़्यादा, इसीलिए वो स्टॉक पाइलिंग करे जा रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स की। ये बहुत ही डेंजरस था। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक्सीडेंट से ही वहाँ पर हो सकता था कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस होते हैं, उनको संभाल कर या स्टोर कर भी रखना। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करेंगे, जिससे उन जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो लिमिट हो गए इस ट्रीटीज से, यानी कि दोनों ही साइड जो है वो कुछ हद तक ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो और न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन करी, जिसमें से 2 थी। पहली थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ये थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकते थे एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर। ये साइन हुई थी 1963 में यूके, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये साइन हुई थी 1968 में। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का पीसफुल रीज़न के लिए यूज़ करेंगे,
जो कंट्रीज़ जो स्टेट्स ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी या फिर एक्वायर नहीं करेगी। अगर आप इन सब ट्रीटीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, विच सर्कमस्टेंसेस गेव बर्थ टू न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, हाउ डिड दिस इनिशिएटिव वीकेंड। तो NIEO क्यों बना था, किस सर्कमस्टेंसेस में, और उसके बाद इसका इनिशिएटिव वीक कैसे पड़ गया। तो आंसर है बहुत सारी नॉन अलाइन कंट्रीज़। नॉन अलाइन कंट्रीज़ क्या थी, पढ़ लिया था हमने नोट्स के अंदर, नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ उसको पहले देख लें। ये कंट्रीज़ जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी LDCs, और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना चाहती थी। और ये इन कंट्रीज़ के लिए एक तरह से चैलेंज भी था क्योंकि अभी उनको इंडिपेंडेंस मिले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनको डेवलप होना था, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी रिच कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। तो UNCTAD, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका टाइटल था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स थे कि LDCs जो है उनको कंट्रोल मिलेगा उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, यानी वेस्टर्न पावर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। दूसरा, वेस्टर्न मार्केट में उन्हें एक्सेस मिले ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके ईजीली। और भी कुछ पॉइंट्स थे जो हमने नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव वीक क्यों पड़ गया। पहला तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो इस आइडिया के अपोज थी और वो एक तरह से यूनाइटेड ग्रुप की तरह एक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जो नाम कंट्रीज़ थी उनके अंदर यूनिटी वीक पड़ने लग गई थी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के आगे। 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंटेड बाय US एंड USSR ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। दोनों US और USSR की आइडियोलॉजीज़ में क्या क्या डिफरेंस था। तो हमें क्लियरली पता है US फॉलो करता था कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को। कैपिटलिज्म क्या था कि वो प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट करते थे, और लिबरल डेमोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ जो USSR था वो सपोर्ट करता था सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडिया को। इसमें था वो प्राइवेट ओनरशिप के खिलाफ थे, बल्कि स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन को सपोर्ट करते थे। लास्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हाउ फार हैज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम बिकम इररेलेवेंट टुडे, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। आज के टाइम पे नाम जो है वो इररेलेवेंट हो गया है क्या, अगर हो गया है तो कैसे। पहली बात तो जो स्टेटमेंट है कि नाम हैज़ बिकम इररेलेवेंट टुडे, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है इन रीजंस की वजह से। फर्स्ट, नाम जो है वो बना था अपनी कोर वैल्यूज़ और आइडियाज़ की वजह से। उन्होंने किसी भी एक सुपर पावर को सपोर्ट नहीं किया था या ज्वाइन नहीं किया था, वो इंडिपेंडेंट ही रहे। उन्होंने मीडिएटर का काम ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था। इसका मतलब ये भी था कि उनको किसी बड़ी पावर का फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे अपने इंटरेस्ट के लिए, ना कि सुपर पावर के इंटरेस्ट के लिए। नाम का जो मोटिव था वो टाइम के साथ चेंज हो गया, वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए, लेकिन वो आज भी रेलेवेंट है अपने कोर वैल्यूज़ और आइडियाज़ की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में हम कोल्ड वॉर एरा के MCQs और कार्टून्स डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।